आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इस उमंग सभागार में आज भाषा और प्रौद्योगिकी भारतीय भाषाओं में सफल स्टार्टअप पर एक महत्वपूर्ण और गहन विश्लेषणात्मक चर्चा हम सबके सामने रखी जाएगी। मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे बीच मानित सदस्यों में यहाँ गरिमामयी उपस्थिति को बढ़ा रहे हैं। अध्यक्षता के बतौर यहाँ उपस्थित हैं श्री अरुण मोहन शहरी जी, जो कि निदेशक हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में। मैं बहुत ही हृदय से अभिनंदन और गौरव का मैं अनुभव कर रहा हूं कि वह हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के सत्र की मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रदीप गुप्त जी। आईटी इंडस्ट्री स्टॉलवार्ट्स के प्रमुख रूप से वह संलग्न है उसमें और उसको निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित कर रहे हैं। आज इस सत्र में मुख्य वक्ता के बतौर यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रसून शर्मा जी, जो कि बोर्ड के माननीय सदस्य हैं पॉलिसी फाउंडेशन में। सत्र संचालक के बतौर मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर विवेक शर्मा और विदुषी संयोजक सुश्री आरुषि ठाकुर इस सत्र का संचालन देख रही हैं। एक औपचारिक आरंभ से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि इस सत्र में जिन भी विषयों पर चर्चा और परिचर्चा विश्लेषणात्मक अनुभव साझा किए जा रहे हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें जो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं दर्शक दीर्घा में, वे निश्चित रूप से उन्हें संजो कर रखें, उन्हें लिख भी लें। सर्वप्रथम इस गरिमा में एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर सम्मानित करने के लिए मैं चाहूँगा कि हम अध्यक्ष श्री अरुण मोहन शहरी जी को दुशाला से सम्मानित करें। मैं श्री प्रदीप गुप्त जी को, जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर विराजमान हैं, उनको दुशाला भेंट करना चाहेंगे। मैं विदुषी आरुषि को चाहूँगा कि वह श्री प्रसून शर्मा जी को दुशाला भेंट करें। अत्यंत हर्ष के साथ आज मैं एक सामान्य और संक्षिप्त परिचय, क्योंकि डॉक्टर अरुण मोहन शहरी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, निदेशक आईआईटी लखनऊ, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें मुझे लगता है कि तकनीक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिचय की किसी संभावनाओं को लेकर मुझे लगता है कि अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें जानते हैं। डॉक्टर अरुण मोहन शहरी जी स्वर्ण पदक विजेता हैं, एमएससी के, एमटेक कंप्यूटर विज्ञान आईआईटी खड़गपुर और पीएचडी धारक हैं। उन्होंने यहाँ से अपना शैक्षणिक जीवन आरंभ किया। उन्हें स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए आनंद स्वरूप भटनागर स्वर्ण पदक, लायंस क्लब द्वारा प्रतिभाशाली छात्र सम्मान और इस फेरिस्त में लंबी फेरिस्त हमारे सामने है, उन किस्तों दर किस्तों को उन्होंने अर्जित किया है। इंडियन आइकॉन अवार्ड वर्ष 2010 एक महत्वपूर्ण छाप है, एक दस्तक है, जिससे उनके व्यक्तित्व और उनके गौरव, उनकी गरिमा का परिचय प्राप्त होता है। रविंद्रनाथ टैगोर सम्मान इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर शहरी जी ने आईआईएम और आईआईटी के विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के नवीनतम रुझानों में अपनी विशिष्टता हासिल की है। 25 वर्षों से अधिक पेशेवर अनुभव है उनका प्रशासन और संस्थान निर्माण के क्षेत्र में। 100 से अधिक स्नातकोत्तर परियोजनाओं का मार्गदर्शन आपने अपने सुपरविजन में किया है। आपकी दूरदृष्टि इस क्षेत्र में निश्चित ही सराहनीय है। आपके अनेक लेख, साक्षात्कार टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि जैसे अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी कहीं ना कहीं
अपनी एक विशेष दस्तक रखते हैं और प्रचारित प्रसारित होते रहे हैं। आप शिक्षण अनुसंधान के अलावा आईएमटी गाजियाबाद के अध्यक्ष अनुसंधान, अध्यक्ष मामलों में डीन, अध्यक्ष आईएमटी सीटीएल गाजियाबाद के निदेशक जैसे कई वरिष्ठ नेतृत्व प्रशासनिक पदों पर आप रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं दी हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों के सिलसिले में आपने अनेक प्रवासी जगत में अपने प्रवास के दौरान यात्राएं की हैं और शैक्षणिक यात्राओं के साथ साथ वह प्रशासनिक दृष्टि से अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। इसमें शामिल हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, ताइवान इत्यादि देश। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और मंगोलिया का दौरा किया। मेरे पास एक लंबी श्रृंखला है जिसका परिचय मैं देना चाहूँ तो यहाँ दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं चाहूँगा कि हम चाहें कि उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता कि वह अंतर विश्वविद्यालय एक्सेलरेटर सेंटर IUAC नई दिल्ली के गवर्निंग काउंसिल सदस्य हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सोसाइटी के सदस्य हैं, NBA टीम के विजिटिंग चेयरमैन और IIT कानपुर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर की गवर्निंग बॉडी के मानित सदस्य हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके परिचय के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में हमें अपना मार्गदर्शन से कुछ शब्द ज़रूर कहें। अध्यक्ष श्री अरुण मोहन शहरी जी। आदरणीय प्रदीप जी से हमारा परिचय तो बहुत पुराना है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज आपसे मुलाकात हो पा रही है। तो जब मैंने आपका नाम देखा, तो जब मैं IMT में था तो प्रदीप जी मेरे ख्याल से हफ्ते 15 दिन में इनका नाम कहीं ना कहीं आ जाता था, क्योंकि उस टाइम पर IT के क्षेत्र में बड़े लिमिटेड लोग हुआ करते थे और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम उम्र में, और क्योंकि आज का टॉपिक स्टार्टअप से लेकर है, तो इनसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आज देना, बाकी सारे स्टार्टअप छोटे पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि ये 2000 की बात है, जब प्रदीप जी से मालूम पड़ा कि 1982 में इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। और उस टाइम पर स्टार्टअप का मेरे ख्याल से ये वर्ड इतना बज़ वर्ड नहीं था और बहुत कम लोग स्टार्टअप को सुनते थे या समझते थे। एक अजूबा सा था कि कोई स्टार्टअप वर्ड यूज़ करे। तो आपने 82 में अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही व्यक्ति को आज के इस डिस्कशन के लिए इनवाइट किया है। और मेरे ख्याल से जब से अब तक मैं कई जगह सुन चुका हूँ कि प्रदीप जी और यंग लोगों को गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं। मेरे ख्याल से 150-200 स्टार्टअप तो शायद आपने गाइड किए ही होंगे या ज़्यादा किए होंगे, तो हाँ, ज़्यादा कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व आपके बीच में बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि स्टार्टअप, और आप जब इनको सुनेंगे तो जो टॉपिक है पूरा कि भारतीय भाषा और स्टार्टअप, हम लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि बिना इंग्लिश के या बिना विदेशी भाषा के हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते या आगे ही नहीं बढ़ सकते। मैं जिस संस्थान का इस समय निदेशक हूँ, मैं अभी प्रदीप जी के साथ और प्रसून जी के साथ यही बात शेयर कर रहा था कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो इंग्लिश माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं वही बच्चे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये जो मीडिया की न्यूज़ हैं या जो कोचिंग सेंटर वाले प्रसारित करते हैं, ये सब झूठ है। मैं अभी अपने यहाँ का डेटा देख रहा था कि जितने बच्चे
आईआईटी जेई जैसे वर्ल्ड के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आए हैं, उसमें 95% बच्चा ऐसा था जो जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा या 12th तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं में ली। तो अगर एक तरफ 95% बच्चा भारतीय भाषाओं से पढ़कर आ रहा है और हम प्रसारित क्या कर रहे हैं कि केवल 5% बच्चा जो कि इंग्लिश माध्यम से पढ़ के आ रहा है, उनको हम कह रहे हैं कि साहब ये बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क ना था, ना है, ना होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी मैं बात कर रहा था लेकिन वो अधूरी रह गई, कि पिछले साल हमारी माननीय जो राष्ट्रपति हैं देश की, वो हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन में आई, जबकि कॉन्वोकेशन में उन्हें लखनऊ में एक दूसरा संस्थान है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ जाना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और वो हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन में आई। तो जब बच्चों को मेडल मिल रहे थे, क्योंकि जब प्रेसिडेंट आती हैं तो डिग्री हर एक बच्चे को नहीं मिलती है, लेकिन जो टॉप के मेडलिस्ट होते हैं उनको मेडल प्रेसिडेंट देती है। तो पहले बच्चे को जब उन्होंने मेडल दिया तो उन्होंने उससे पूछा, जो कि मेरे भी संज्ञान में नहीं थी बात, तो बोले बेटा तुम्हारी नौकरी कहाँ लगी और कितने पे लगी? तो उसने कहा मैडम मेरा 1.5 करोड़ का पैकेज लगा है, 1.5 करोड़ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई 1.5 करोड़ पे हुआ है, इतने पैसे का तुम क्या करोगे? ये मैं एग्जाम्पल इसलिए कोट नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने संस्थान की कोई तारीफ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाह रहा हूँ। तो उस बच्चे का जवाब था कि मैडम मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे पिताजी का बहुत कम, जब मैं बहुत छोटा था तभी देहांत हो गया था, और मेरी माँ के पास एक छोटा सा कमरा था और मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने उसको भी बेच दिया। तो अब ये जो पैसा मिलेगा, इससे सबसे पहले मैं उस कमरे को वापस खरीदूंगा। तो अब बात ये हुई कि वो बच्चा उस टाइम पर भी अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने उसकी काबिलियत को रिकॉग्नाइज किया और उसको 1.5 करोड़ का पैकेज दिया। तो जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भारतीय भाषा और स्टार्टअप, जो हम एक बैरियर मान के चलते हैं कि हम अपनी भाषा में काम नहीं कर सकते या अपनी भाषा में आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं और बच्चों का भी देखूं कि इनका प्रोफाइल क्या है। जब ये जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने बाकी, अच्छा जब प्रेसिडेंट को ऐसा सुनने को मिला तो उन्होंने हर बच्चे से पूछा, तो सरप्राइजिंगली जो 10 मेडल विनर थे, 10 में से 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भारतीय भाषा में पढ़ाई करी थी। तो हमारा दुर्भाग्य क्या है, इवन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो डिफेक्टिव है, और अब मेरे को खुशी है कि हम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और जो हमारी नई शिक्षा नीति देश में आई है उसमें भारतीय भाषाओं पे में शिक्षा देने का को उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जी, तो अब अगर मैं आईटी क्षेत्र से हूँ, प्रदीप जी भी आईटी क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊं कि कैसे भारतीय भाषा और अंग्रेज़ी भाषा से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, कंप्यूटर में हो सकता है आप में से बहुत से लोग कंप्यूटर के विद्यार्थी ना हों या कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा ना समझते हों।
अगर आपको मैं कुछ थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल दूं जो हर एक के समझ में आ जाए, मैं किसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। ईमेल आप सब लोग यूज़ करते हैं, तो ईमेल में एक हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पॉप। अब पॉप आपने नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद फुल फॉर्म ना पता हो। इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स का है कि जो पोस्ट ऑफिस में लगते हैं। तो जब ईमेल बन रहा था तो पहले, आज भी वर्ड यूज़ करते हैं चिट्ठी, देसी भाषा में चिट्ठी, और अंग्रेज़ी में बोले तो मेल। अब जब इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना था तो क्या नाम हुआ, ईमेल, ई लगा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी हो गई, ईमेल हो गया। अब करना क्या है कि चिट्ठी कैसे जाती है, जाती तो वैसी ही है, लेकिन अब उसको क्या करना है, हमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया कि बोले चिट्ठी कैसे जाती है पहले वो तो समझो। तो उन्होंने किसको स्टडी किया, पोस्ट ऑफिस को, कि पोस्ट ऑफिस में क्या सिस्टम लगता है। तो चिट्ठी आप जब भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जब चिट्ठी लिखते हैं टू एंड फ्रॉम, किसने भेजी और किसको भेजनी है, तो वही सिस्टम ईमेल में भी है, कौन भेज रहा है और किसको भेज रहे हैं। अब जब आप एड्रेस लिखते हैं तो दो तरह से एड्रेस लिखते हैं। दो तरह क्या क्या होता है कि अगर मेरे को चिट्ठी भेजनी है आपको तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर अरुण मोहन शहरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चक गंजरिया, लखनऊ, यूपी, इंडिया, पिन कोड सो एंड सो। यही फ्लो होता है। तो अब इसमें क्या है, एक लॉजिक है। कभी आपने ऐसे तो नहीं देखा कि पहले नाम लिख दिया, फिर इंडिया लिख दिया, फिर बीच में कुछ और लिख दिया, फिर कहीं कुछ और लिख दिया, ऐसे तो नहीं लिखता कोई। एक सीक्वेंस लिखता है कि नहीं लिखता है, यानी कि एक लॉजिक है। तो एक लॉजिक है, तो यही लॉजिक आपका लगेगा जब हम डिजिटल बना रहे हैं। तो वहाँ पर भी एक एड्रेसिंग होती है जिसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसको टेक्निकली बोलते हैं हम आईपी एड्रेसिंग। तो एक लॉजिकल, लेकिन चिट्ठी आ गई हमारे इंस्टीट्यूट तक, लेकिन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब वो चिट्ठी बिलोंग करती है अरुण मोहन शहरी को, विच इज़ माई फिजिकल आइडेंटिटी। तो दो तरह की एड्रेसिंग हुई, लॉजिकल एंड फिजिकल। ऐसे ही ईमेल में भी दो तरह की एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल एंड फिजिकल। अब आप ये बताइए, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, इसमें लैंग्वेज बैरियर कहाँ आ गया, कहीं आ गया? इसमें कहीं अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ी? क्या सोचने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है? क्या लॉजिक बनाने के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसीलिए भाषा, मेन चीज़ है आपका लॉजिक, आपका आईक्यू। भाषा कहीं नहीं आती उसमें। ये चीज़ एक हिंदी भाषी भी बोल सकता है, समझ सकता है, एक मराठी भाषी भी समझ सकता है, एक तमिल भाषी भी समझ सकता है, और एक अंग्रेजी जानने वाला भी समझ सकता है। तो अगर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बन गई, जो कि मैंने कई जगह ऑब्जर्व किया है। मैं मैनेजमेंट एजुकेशन में बहुत साल रहा और टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में बहुत साल रहा। कुछ गलत फहमी हम लोगों ने ये पाल ली कि बच्चे को अंग्रेज़ी में पढ़ाओ। इवन एमबीए प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि जो बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ के आया है, उसको हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो 2 साल बेचारा लैंग्वेज में उलझ के रह जाता है। उसको जो बिजनेस एप्टीट्यूड उसका डेवलप होना चाहिए वो तो हो गया एक तरफ, वो उसी डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं समझ पा रहा, जबकि उसकी कितनी ज़रूरत है मेरी समझ के बाहर है। अब आपको मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ। प्रदीप जी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही कि इन्होंने कब स्टार्टअप शुरू किया और कैसे स्टार्टअप शुरू किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट स्कूल्स में टॉप पर माना जाता है वर्ल्ड में। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, ये 2-3 बड़े नाम हैं।
और मैनेजमेंट में आज भी हार्वर्ड को लोग टॉप पे ही रखते हैं। वहाँ पर हमारा एक हिंदुस्तान का व्यक्ति जाता है, और मेरे ख्याल से बहुत सालों से वो सज्जन जा रहे हैं बॉम्बे से, मुंबई से, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाके अपना भाषण वो देते हैं, अपना टॉक वो देते हैं। किसी बच्चे को पता है कौन सज्जन है, कौन जाते हैं, और वो इंग्लिश का एक सेंटेंस नहीं बोल सकते, इवन हिंदी भी उन्हें नहीं आती, वो मराठी में ही बोलते हैं। वो है मुंबई डब्बे वाला सिस्टम के मालिक, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ग्लोबली दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल, बेस्ट केस स्टडी। तो एक व्यक्ति जो कि इंग्लिश बोल नहीं सकता, उसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बुलाता है कि आप बताइए दुनिया को कि कैसे आपने ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेस्ट सिस्टम क्रिएट किया। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, देयर इज़ ए लॉन्ग लिस्ट। मैं बताना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से समय मेरे को 10 मिनट ही दिया गया है, तो उसमें मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी इतनी चीज़ें हैं जिसमें कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अभी मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था तो वो बुक शॉप पे मैं देख रहा था, तो वहाँ एक केस स्टडी की वो बुकलेट वहाँ पर सेल के लिए लगी हुई थी, क्योंकि बिजनेस स्कूल में एक तरीका होता है पढ़ाने का कि केस मेथड से पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कौन सी केस स्टडी ये बिक रही है एयरपोर्ट के ऊपर, तो देखा गोली बड़ा पाव, मुंबई का बड़ा पाव का केस स्टडी। अब वो फिर मैंने सोचा कि भाई ये इसको कितनी अंग्रेजी आती है, कुछ नहीं आता, बड़ा पाव का बिजनेस है, कितना बड़ा सेटअप क्रिएट किया हुआ है। आज अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो संस्कृत इज मोर साइंटिफिक देन इंग्लिश, जिसकी की ग्रामर बेटर है प्रोग्रामिंग के लिए। अब प्रोग्रामिंग वर्ड आया तो आप लोगों की जानकारी के लिए, बच्चे बैठे हैं इसलिए मैं बता दूं, अगेन दूसरों को सबको कन्फ्यूज़न रहता है कि ये लैंग्वेज क्या चीज़ है। अभी मैं आपसे हिंदी में बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये भी क्या, हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, तो इंग्लिश क्या है, एक दूसरी लैंग्वेज है। लेकिन मेरा काम हिंदी बोल के चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा? यहाँ जितनी जनता बैठी है वो हिंदी समझ पा रही है? क्या ये ज़रूरी है कि मेरे को 20 भाषाएं आती हों? जिसको आती हैं अच्छी बात है, उसमें नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, लेकिन क्या 20 भाषाओं का जानना ज़रूरी है? नहीं है। अब ऐसे ही कंप्यूटर में है, इनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन, सी, जावा, ये जो आप नाम सुनते हैं ये सब क्या है, लैंग्वेज हैं। अब आजकल लोग कह रहे हैं कि साहब पाइथन इज़ मोर पॉपुलर। पाइथन इज़ जस्ट लाइक कि जो अधिकतर लोग समझते हैं, जो अधिकतर मशीन समझती हैं, दैट इज़ पाइथन। तो नॉट नेसेसरी कि अगर पाइथन आती है तो आपको सी भी आनी चाहिए, सी प्लस प्लस भी आनी चाहिए, जावा भी आनी चाहिए, कोबोल भी आनी चाहिए, फोर्ट्रॉन भी आनी चाहिए। अगर एक लैंग्वेज आती है तो वो लैंग्वेज जो अधिकतर लोग समझ लेते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो तकनीक और हमारी डेली लाइफ सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग, चाहे लैंग्वेज कभी भी कोई बैरियर ना था, ना है, ना कभी होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वही एग्जाम्पल मैं आपको कोट करता हूँ जो आप लोग समझ पाएँ। जब आपका नेट स्पीड कम आता है, या हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, नेट का वो कम हो रहा है, तो उसको भी समझिए डेली लाइफ से। अगर आपका दिल्ली में कभी ट्रैफिक बढ़ रहा होता है तो गवर्नमेंट क्या नियम निकालती है कि ट्रक नहीं चलेंगे, ट्रक को रोक दीजिए दिन में।
तो ट्रक इज जस्ट लाइक वीडियो, वो ज़्यादा स्पेस लेता है, और ज़्यादा होगा तो वो बाकी कार को भी रोक देंगे, कहेंगे भाई मोटरसाइकिल और ये निकल जाएंगे। तो दैट इज जस्ट लाइक ऑडियो। क्या कहेंगे फिर? पैदल चले जाओ। पैदल वाला इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल टेक्स्ट। अब जब कहीं पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो क्या करती है गवर्नमेंट कि साहब सड़क की चौड़ाई बढ़ाइए, रोड की चौड़ाई बढ़ाइए। तो रोड की चौड़ाई बढ़ाना इज जस्ट लाइक आप अपनी बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं। विड्थ मीन्स चौड़ाई, रोड की चौड़ाई यहाँ पर। तो सारी चीज़ें कहाँ से आई? आपके साथ जो डेली लाइफ में हो रहा है। अब इसको सोचने के लिए, समझने के लिए क्या किसी लैंग्वेज की ज़रूरत है? किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है स्टार्टअप की। स्टार्टअप के लिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। मेरे ख्याल से प्रदीप जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे क्योंकि इनका मेरे से ज़्यादा तजुर्बा इस लाइन का है। हम अपने यहाँ बच्चों को 3-4 चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़, व्हेन देयर इज़ ए प्रॉब्लम देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान के बैठ जाएंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। कौन से स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं? जो किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम है जब भी डिमांड है, और प्रॉब्लम है जब भी अपॉर्चुनिटी है। तो व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो डिमांड भी नहीं है, आपका स्टार्टअप चलेगा ही नहीं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस से है, अगर बीमारी नहीं हो रहा है तो फिर वो उसका मतलब क्या है? अगर कोई बीमारी कॉमन नहीं है तो उसका मतलब क्या है? तो जो चीज़ ज़्यादा परेशान करती है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। हम जब छोटे थे, आपके बराबर थे, बच्चों के बराबर, तो हमारी कॉलोनी में केवल एक कार थी, एम्बेसडर कार। और जब हम स्कूल जाते थे तो उसको छू के देख लेते थे, और जब छू लेते थे तो स्कूल में जाके हर एक को बताते थे, बच्चे को, कि आज हमने कार छू के देखी। और जब घर आ जाते थे तब भी सबको घर में बताते थे, आज हमने उन अंकल की कार को छू के देखा। अब छू के देखा मतलब इसी में खुश हो रहे थे। और रेस्टोरेंट में खाना खाना तो बहुत बड़ी बात थी। रेस्टोरेंट तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि रेस्टोरेंट में, मतलब हम ये सोचते थे कि जो आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाता है वो बहुत बड़ा आदमी है। मतलब उस टाइम पर ये सिस्टम था। अब आप देखिए, अभी किसी ने इस पोटेंशियल को रियलाइज़ किया कि हर आदमी कार में बैठना चाहता है, लेकिन हर आदमी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी कौन सी है? उबर। कितनी टैक्सी है उसके पास? एक भी नहीं। उसने इस पोटेंशियल को रियलाइज़ किया कि हर आदमी गाड़ी में बैठना चाहता है, लेकिन हर आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये पूरी दुनिया में डिमांड है। उबर कोई इंडियन कंपनी नहीं है, उबर इज़ ए ग्लोबल कंपनी। हर कंट्री में आपको उसका, अधिकतर कंट्रीज़ में उसका ऑपरेशन मिल जाएगा। तो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने प्रॉब्लम सही पकड़ी। अगर आप प्रॉब्लम गलत पकड़ेंगे नहीं चल पाएगा। अब दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि रेस्टोरेंट में खाना खाना एक बड़ी दूर की बात थी। जोमेटो, स्विगी, इन्होंने दे रियलाइज दिस कि हर आदमी अच्छा खाना खाना चाहता है, एक रीजनेबल प्राइस पे चाहता है। दे स्टार्टेड दिस। तो ऐसे एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। भारतीय भाषाओं के स्टार्टअप की बात आए तो अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए। मैंने कुछ टाइम HCL टेक्नोलॉजीज़ में, आई वॉज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं HCL ग्रुप में रहा हूँ, तो उसी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक स्टार्टअप, एक कोई ऑनलाइन वीडियो डालता था पढ़ाने के लिए लोकल लैंग्वेज में। तो
तो कुछ बच्चे, जब हम लोग इंटरव्यू लेते थे HCL में बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए, तो पूछते थे हम कि भाई कहाँ से पढ़ाई करी, कि सब पढ़ाई तो हमने यूट्यूब से इस वीडियो को देख के करी। अब वो हमने कहा भाई ये नाम कभी सुना नहीं, ये कौन सा यूट्यूब है, तो क्यूरियोसिटी हुई, हमने भी देखा भाई क्या है ये। तो मालूम पड़ा कि साहब वो जो टीचर हैं वो भारतीय भाषाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं। इवन IT कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई वो लोकल लैंग्वेज में कराते हैं। तो उसका देखा तो उस पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा उनके हिट्स थे और बच्चे उसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे थे। वी डिस्कस इंटरनली कि भाई देखो यहाँ से बच्चा आ रहा है और इस यूट्यूब चैनल को पढ़ के ये एग्ज़ाम पास कर रहा है और ये आ रहा है। तो शिवनादर साहब ने उनको कहा कि भैया ज़रा इसको बुलाओ, देखो कौन आदमी है ये। तो उन्होंने उस स्टार्टअप को, मतलब स्टार्टअप तो नहीं था, उसको स्टार्टअप बना दिया। वो तो केवल एक यूट्यूब चैनल उन्होंने वैसे ही अपना शुरू किया हुआ था, और गूवी के नाम से GUVI, अब वो HCL का एक फंडेड स्टार्टअप है। और उस स्टार्टअप की खूबी यही है कि वो लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड करता है, लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जो कि भारतीय भाषाओं में काम कर कर के उन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, जमाए हैं। तो मेरा मानना यही है कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है स्टार्टअप के लिए। खाली स्टार्टअप के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कोई बैरियर नहीं है। और आपने कभी सुना भी होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनका कोई IQ लेवल नहीं है, बिल्कुल फालतू की बात करते हैं। तो हम लोगों क्या एक तरह से कोट हो गया कि फालतू अंग्रेजी मत झाड़। फालतू अंग्रेजी मत झाड़ मीन्स कि भाई कोई सब्सटेंस है ही नहीं तुम्हारी बात में, एंड अननेसेसरी यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए इमेज कि भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और टॉप 20 स्कूल्स की और टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की मैं आपको बताऊं, हम लोगों के यहाँ एक पेपर पढ़ाया जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। कुछ साल पहले तक माइंडसेट ये था कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं या अंग्रेजी लिखना सिखा रहे हैं। आज की तारीख में ये कंसेप्ट बिल्कुल बदल गया। आज की तारीख में कोई भी टॉप इंस्टीट्यूशन इंग्लिश पढ़ाने के लिए फैकल्टी नहीं ले रहा। टॉप इंस्टीट्यूशन की मैं बता रहा हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं या अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं। और अगर अंग्रेजी की ज़रूरत भी है, आपको नहीं आ रही है, तो अब तो इतने सारे ऐप और चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन एक सबसे सिंपल जो ChatGPT जो अभी सबके लिए फ्री है, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेज़ी में कर देगा, अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो हिंदी में कर देगा, जिसमें कहेंगे आप कर देगा। भाषणी एक सॉफ्टवेयर है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर रहे हैं, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काम मोबाइल के लिए हमारे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में हमारे जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर राज रेड्डी, उनकी लैब ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि आप मोबाइल पे इधर से आप हिंदी में बोलिए, आपको तमिल में सुनाई देगा, आप तमिल में बोलिए, मुझे हिंदी में सुनाई देगा। तो मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो भाषा का बैरियर है ये ख़त्म हो चुका है। मेन चीज़ ये है कि इस बैरियर से हटकर हम लोग अगर बिजनेस स्कूल में बिजनेस एप्टीट्यूड डेवलप करें, IT या कंप्यूटर साइंस की क्षेत्र में उसकी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करें, तब वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई करें, तब वो डेवलप हो सकता है। लैंग्वेज ना कभी बैरियर था, ना है, ना कभी होगा। भारतीय भाषाओं की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है। संस्कृत जो हमारी प्राचीनतम भाषा है वो इंग्लिश से ज़्यादा साइंटिफिक है। इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी वो ज़्यादा है, यूज़फुल है, लेकिन समहाउ हम लोगों ने उसको प्रॉपरली अभी तक यूज़ नहीं किया। कुछ शोध पत्र, कुछ सॉफ्टवेयर संस्कृत में बने हैं, लेकिन और बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम बना भी लेंगे तो हिंदुस्तान में
संस्कृत जानने वालों की तादाद डे बाई डे कम ही हो रही है, नेग्लिजिबल है। तो उसमें सॉफ्टवेयर बना के हम करें भी क्या? हमने काफ़ी प्रयास किया कि हम संस्कृत में सॉफ्टवेयर डेवलप करें, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई दूसरा संस्कृत लिख ही नहीं सकता, जानता ही नहीं है, तो उसको सॉफ्टवेयर बना के करेंगे क्या? क्योंकि हमने अपनी जो प्राचीन भाषाएं हैं, जो हमारी मूल भाषा है, उसको ही तवज्जो नहीं दी। तो इस वजह से हमारे स्टार्टअप या इस वजह से हमारी एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा उस फील्ड में, हिंदी में बुक्स ही नहीं थी अभी जी, तक। मैं टेक्निकल एजुकेशन अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और ये समय का कहते हुए अभाव है। जी, क्योंकि अगला अग्रिम सत्र हमारा जी, 11:30 से तो है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल बहुत ही गरिमामयी वक्तव्य रहा अध्यक्ष महोदय श्री अरुण मोहन शौरी जी का कि भाषा बंधन नहीं है बल्कि वह विस्तार है। अब हम मुख्य अतिथि श्री प्रदीप गुप्ता जी को चाहेंगे कि वह अपनी वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका यहाँ ज़रूर अवश्य बताना चाहूँगा। श्री प्रदीप गुप्ता जी आईटी इंडस्ट्री स्टार वॉल्ट्स में संलग्न हैं। आईटी उद्योग क्षेत्र की एक प्रमुख शख्सियत हैं और वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आप समिति सदस्य हैं भारत सरकार द्वारा स्थापित 10,000 करोड़ 1.25 बिलियन डॉलर्स के फंड ऑफ फंड्स की निवेश प्रबंधन समिति के। आप निरंतर इस क्षेत्र में अग्रसरित रहे हैं, मार्गदर्शन आपको प्रदान करते रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप एक एंजल निवेशक के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार सहित 350 से अधिक स्टार्टअप्स को मार्गदर्शित करने वाली एक प्रमुख व्यक्तित्व और शख्सियत हैं। आपने 300 से अधिक एंजल निवेशों में 200 मिलियन डॉलर्स का प्रबंधन किया है। यह सराहनीय है। आप विश्व के सबसे बड़े उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र TII के वैश्विक न्यासी थे। आप स्टार्टअप्स की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले एक प्रमुख व्यक्तित्व भी हैं। आप साइबर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, जो डेटा क्वेस्ट, PC क्वेस्ट, वॉइस एवं डेटा डेयर, CIOL, ग्लोबल सर्विसेज आदि जैसे ब्रांडों वाला एक विशिष्ट मीडिया समूह है। मीडिया एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी माना जाता है और एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। आप उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में विद्यमान हैं। प्रदीप जी ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग वर्ष 1975 और IIM कलकत्ता से MBA वर्ष 1977 में पूर्ण किया। उन्हें राय विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उनकी वाणी के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं खाली 5 से 7 मिनट बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे युवा मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि उनके सवाल पूछे जाएं बहुत अच्छा और उनको अगर हम जवाब एड्रेस उनका दे करें। सकें जी, बहुत बढ़िया। तो वो जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। तो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है ये जो हमारी एक जो मूल समस्या है भाषा के बारे में, उसको आपने बिल्कुल उभारा। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप सब लोगों से कि कितने लोग हैं जो अपनी ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस ज़्यादातर जो है इंग्लिश के अंदर जवाब देते हैं? ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है इंग्लिश में जवाब देते हैं। अच्छा, ज़रा हाथ ऊपर ही रखिए, ऊपर ही रखिए। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि घर में हम में से कौन है जो कि इंग्लिश में बात करते हैं अपने माँ बाप भाई बहनों से? कोई नहीं। तो ये एक मुद्दा जो है वो जो जितनी भी तकनीकी आ रही है, जितनी भी हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जितने भी हमारे ऐप्स आ रहे हैं, वो सारे अंग्रेजी के अंदर आ रहे हैं। अब अगर आप देखें कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में नंबर 1 देश कौन है? भारत है, इंडिया। करेक्ट। तो हम लोग इंग्लिश में लेकिन सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं बना रहे?
अगर एक और मैं पूछूं कि मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा कहाँ बिकते हैं, तो इंडिया या तो प्रथम स्थान पे रहता है या द्वितीय स्थान पे रहता है। हर साल जो है वो नंबर 1 नंबर 2 उन दोनों के बीच के अंदर घूमता रहता है। लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर जो है मुख्य भाषा कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश, राइट। डीपीआई जो सबसे बड़ा एक नेटवर्क को जो विश्व भर का बना है, जिसके अंदर सारी पेमेंट्स जो हैं वो सब अब हो रही हैं हमारे डीपीआई के माध्यम से, वो किस भाषा में बना है? ज़्यादातर किस भाषा में काम करता है? आपके जो भी बैंकिंग एप्स हैं वो किस भाषा में काम करते हैं? इंग्लिश में। तो हिंदी में क्यों नहीं करते? मैं आज आने से पहले जरा एक लिस्ट देख रहा था कि जो अनुवाद कंपनियां जो करती हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर, तो उसमें 57 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अलग अलग तरह का अनुवाद करते हैं अलग अलग भाषाओं में। मैं उनमें से पहले 20 के नाम पढ़ना चाहता हूँ। देवनागरी, रेवरी, इजी लोकल, 24/7 ऑफशोरिंग, क्रिम्सन इंटरैक्टिव, ट्रूजेट एयरलाइंस, माइलस्टोन लोकलाइजेशन, फर्स्ट लैंग्वेज, द रेनमेकर ग्रुप, प्रूडल लैब्स, सोनोविजन एटॉस, LTC लैंग्वेज सॉल्यूशंस, द एक्सपर्ट कम्युनिटी, विंगसॉक ट्रांसलेशन सर्विसेज, रियान, ई सोर्स हब, ई भाषा सेतु, ट्राइड इंडिया, यशवी ट्रांसलेशन एंड शक्ति एंटरप्राइज। इसमें से खाली 2 नाम ऐसे थे जो कि हिंदी के थे, बाकी 2 ऐसे थे जो कि मिश्रित थे, अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। लेकिन 16 जो कंपनियों के नाम थे वो अंग्रेजी के नाम थे। और ये कौन सी कंपनियां हैं? जो कि अनुवाद करती हैं। तो एक हमारी जो मानसिकता है उसके अंदर बदलाव लाना जरूरी है। हम लोग जब तक जो है इंग्लिश फर्स्ट की जगह हिंदी प्रथम या भारतीय भाषा प्रथम, वो हम जब तक नहीं अब बदलाव लाते तब तक ये चीज चलती रहेगी। और इसका ये बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कौन सी भाषा में है? चाइनीज़ में, मैंडरिन में है। कोरिया के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर किस भाषा में है? कोरियन में है। जर्मनी में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? जर्मन इस्तेमाल होती है। लेकिन हम लोग जो हैं अपना, चाहे कंपनियों के नाम रखते हैं, चाहे जो हम लोग जो कोर जो डेवलपमेंट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसके अंदर जो हमारा जो एक तरह से जो बेस है वो पूरा का पूरा हमारा हिंदी भाषा नहीं है लेकिन अंग्रेजी भाषा है। तो ये एक विचारधारा के अंदर जो है परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि ये हम लोग करते रहेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। करीब जो पहले बिलियन, मतलब जो पहले 100 करोड़ जो लोग आए इंटरनेट के अंदर, उनकी मुख्य भाषा अंग्रेज़ी थी। लेकिन जो अब अगले जो 100 बिलियन आएंगे, जो अगले जो 1 बिलियन आएंगे, जो 100 करोड़ लोग आएंगे, उनकी मुख्य भाषा जो है वो अंग्रेज़ी नहीं होगी, वो उनकी लोकल भाषा होगी। और अगर हमें 2047 तक हम लोगों ने रखा हुआ है कि हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं और आईटी सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जब तक ये हम बदलाव अपने इमीडिएटली शुरू नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं होगी। तो बस मैं अभी के लिए इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप्स काफ़ी सारा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन अभी तक कोई भी यूनिकॉर्न नहीं बना है जो कि भाषाओं में काम कर रहा है। कोई भी यूनिकॉर्न को तो छोड़िए, कोई अभी सूनिकॉर्न भी नहीं बना है। अच्छा, यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि वो कंपनियां जिनकी एक वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन हो जाए, राइट। तो आज के हिसाब से 9,000 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन हो जाए उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और सूनिकॉर्न मतलब कि जो अब जल्द में ही यूनिकॉर्न बनने जा रही है, यानी कम से कम उससे आधी वैल्यू तो हो, तो मतलब $500 मिलियन उसकी वैल्यू हो, जो कि आज के हिसाब से करीब 4,000 करोड़ की वैल्यूएशन जिस कंपनी की हो।
तो अभी तक एक भी, और ये कई सारी कंपनियां जिनका नाम ले रहा हूँ, ये कम से कम 10-15 साल से एग्जिस्टेंस के अंदर हैं। इसमें एक जो नाम मैंने पढ़ा, मैं उनको मेंटर भी करता हूँ, देवनागरी को, और वो उनको मैं ऑलमोस्ट 10 साल से मेंटर कर रहा हूँ। तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 30-40 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी अभी भी यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न की सूची में नहीं आते। तो अगर हमें एक सुपर पावर बनना है तो हमें जो है अपना ये थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। जब हम एआई के ऊपर काम कर रहे हैं तो एआई के अंदर भी हमें हिंदी लानी पड़ेगी। हमारा जो एआई का जो सबसे पहला जो सोल्यूशन आया, उसका भी नाम क्या है? परप्लेक्सिटी। सही बात है। तो क्योंकि देखिए, हमारा जो इतिहास है वो हिंदी में है, हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति हमारी अपनी भाषा में होती है, हमारे जो 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 चिंतन है वो हमारी भाषा में होता है। तो जब ये सब अपनी भाषा के अंदर होता है, तो इसलिए जो एआई के सॉल्यूशंस, हम लोग कहते रहते हैं कि एआई के जो डेटा सेट होने चाहिए, एलएलएम्स के जो डेटा सेट होने चाहिए, वो सब इंडियन ओरिएंटेड होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ खाली इंडियन ओरिएंटेड नहीं, लेकिन उसके अंदर भाषा के हिसाब से वो सारे के सारे जो है वो हमारी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी होने चाहिए। तो बस मैं अभी के लिए इतना ही बोलूँगा, लेकिन आप सब लोगों के जब सवाल जवाब, क्योंकि आप सब यंगस्टर्स हैं, सब युवा हैं, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो भी आपके सवाल वगैरह सवाल होंगे, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सैकड़ों की संख्या। तो वो जो सारी चीजें हैं, चाहे आपको स्टार्टअप में सहयोग करना है, वो आप ये जो क्लास 1 और 2 सिटी से 3 टायर सिटी में फैलाना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो आपने बात कही ना सर, कि वो बड़ा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मराठी के इतने ऑफिसर होना चाहिए, गुजराती के इतने होना चाहिए, बोडो के इतने होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे बात जो आपने कही ना सर, कि वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि वो गति बहुत धीमी है, अभी उसकी लाने की बहुत जरूरत है। ये एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट टाइप निकल रहे हैं। हाँ, मतलब ये नहीं है कि बैंकों में अंग्रेजों के ऑफिसर हैं। ये मेरा मतलब है कि आजकल तो खैर वो ऑफिसर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास ट्रांसलेशन के इतने सारे सॉफ्टवेयर आएंगे कि वो जो है आपके फॉर्म को भी लोकल लैंग्वेज में कर देंगे, और उसके अंदर जो भी उसका जो भी केवाईसी होना है, जो कुछ भी भराना है, वो सब लोकल लैंग्वेज में किया जा सकता है। मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करना चाहूँगा तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में इस सुगम विश्लेषण के साथ, इस सुगम अभिव्यक्ति के साथ इन बातों को रखने के लिए। मैं आगामी एक छोटी सी मैं बस जोड़ना चाहूँगी जो जी प्रदीप गुप्ता जी ने कहा और अरुण सर ने भी जो कहा, ये हमारी मानसिकता कुछ ऐसी ही है कि हमारा रुझान अंग्रेजी के प्रति अधिक है। मैं बच्चों से कहूँगी, जब ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं, अगर उदाहरण के लिए एयरपोर्ट ही लिया जाए तो, क्योंकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री बहुत होते हैं, आप देखिए कोरियाई अगर कोई हो तो उसका पूरा काम मोबाइल फोन पर कोरियन भाषा कोरियन में बिल्कुल पूरा का पूरा वो कोरियाई में बात भी करते हैं जोर जोर से, मतलब उन्हें कोई हीनता की भावना नहीं होती कि वो कोरियाई में बोल रहे हैं। या फिर आप चीन वाले को किसी को देखें या थाई में, वो लोग सिर्फ अपनी भाषा में ही बात करते हैं। बिल्कुल। हम लोग भारतीय लेकिन अंग्रेजी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज अच्छा। टेक्नोलॉजी बच्चों से कहना था वो भी अच्छी आ गई है। अब मैं सारा काम हिंदी में बोलकर टाइप करता हूँ, आर्टिकल्स वगैरह, लेकिन हमारे लोग उसका प्रयोग ही नहीं करते, जानते नहीं, जबकि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई। तो और एक और छोटी सी नहीं, बात, बिल्कुल, जैसे फ्रांस के अंदर तो वो अंग्रेजी जानते हुए भी फ्रेंच में बात करेंगे। जापान में भी यही है, जापान में भी वही है। बहुत दिक्कत है वहाँ पर। तो मेरे 3 समूह हैं, तो आपने जो अंग्रेजी में कितने लोग व्हाट्सएप करते हैं पूछा, उसके लिए कुछ समूह हैं जो सिर्फ अंग्रेजी वाले हैं, लेकिन कुछ हैं जो हिंदी वाले हैं, तो हिंदी में उनके साथ होता है, उनके साथ चर्चाएं और टेक्सटिंग सब कन्नड़ में भी है। तो आजकल
आजकल ये गूगल की वजह से आप मानेंगे नहीं, ग्रामर उसको ज़्यादा पता है मुझसे, और वो ऑटो करेक्ट भी करता रहता है कभी कभी, तो दिक्कतें भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन ये टूल्स हैं हमारे पास, आवश्यकता है कि थोड़ा सा उपयोग करें। मेन चीज मानसिक बिल्कुल मैं एक और आपको उदाहरण दूं। मैं जो है सरदार पटेल में पढ़ा, जो कि दिल्ली के हमेशा टॉप 5 स्कूल्स के अंदर रहा है और अभी भी है। लेकिन कई पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सरदार पटेल इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि पहले 5 साल तक वहाँ पे जो भी शिक्षा होती है वो भारतीय भाषाओं में होती है। वो ये मानसिकता की बात, तो ये मानसिकता की बात है। जबकि बहुत टॉप स्कूल्स में काउंट होता है, आज भी होता है। हमें इंतजार ही है आपको। वो एक अलग समस्या है। तो जरा मैं दूसरी में अच्छा बच्चों को कम से कम इन लोगों की बातों को सुन के अपना मार्गदर्शन प्राप्त करना है। हम लोग तो टीचर हैं, क्लास में खड़े होकर बोलते हैं, तो खैर हमारी बात ना सुने, जी। लेकिन अनुभवी लोग जब विद्वान लोग बोलते हैं तो कम से कम अच्छा, एक मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल दूं। मैं अभी पीछे आइसलैंड गया था नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। तो वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स की ट्रैकिंग के लिए जो है वो ऐप्स बनी हुई हैं। जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जिसके अंदर की वो खुलती है ऐप, वो आइसलैंडिक थी, लेकिन उसमें फिर ईएन ऊपर लिखा हुआ था कि क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत जाते हैं कि अगर आप ईएन को प्रेस करें तो वो सारा इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन आ जाता था। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ जो हमारी जो ऐप होती है तो वो जो है वो ईएन में होती है, और उसको अगर हमें किसी भाषा में ले जाना है तो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। बहुत बहुत आभार। इस सत्र की सार्थकता इस बात में निहित है कि यहाँ पर अन्य सत्रों के विशिष्ट मुख्य वक्ता भी दर्शक दीर्घा में और श्रोता दीर्घा में उपस्थित हैं और निरंतर चर्चा का आनंद ले रहे हैं। मैं अपने मुख्य वक्ता श्री प्रसून शर्मा जी, जिनको सुनने के लिए किताब हैं, बोर्ड सदस्य हैं पॉलिसी फाउंडेशन के, उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। उससे पूर्व मैं एक संक्षिप्त परिचय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप पेंटलैंड चर्चित छात्रवृत्ति 2018-19, जो कि बहुत ही विशिष्ट छात्रवृत्ति है, जिसमें आपने उसे अर्जित किया, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन एवं NYU और UAL के वैश्विक नीति नेतृत्व के समर्थित सदस्यों में आप हैं, एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। आपने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर के साथ नीतिगत मामलों पर बोलने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। नवाचार सलाहकार परिषद FM के आप प्रमुख सदस्य हैं। पिछले 4 वर्षों से भारत चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद में आप प्रमुख दखल दे रहे हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति आयोग में एक प्रमुख अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। भारत में $6 अरब के निवेश को सुगम बनाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। आपके मार्गदर्शन में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप्स को कई पुरस्कार मिले हैं। आप चीन मीडिया समूह कंट्रोइस द्वारा बीजिंग में आयोजित चीन एशिया युवा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। सभी चीनी मीडिया, टीवी, रेडियो इत्यादि में आप भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल को निरंतर संलग्न करने वाले प्रमुख एक कारगर बिंदु रहे हैं। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल जैसे प्रमाणन उत्तीर्ण संस्थाओं में आपका दखल रहा है। फिक्की जैसे संस्थाओं से आपने अनेक पुरस्कार अर्जित किए हैं। अनुभव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्रेसकॉन में चीन से $6 अरब के निवेश की सुविधा को प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आपने कार्य किया। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में $450 मिलियन मूल्य की परियोजनाएं आपने बनाई। आप प्रसून जी ने ब्रिटेन, चीन, इंडोनेशिया सहित 20 से अधिक देशों में कार्य किया है। आपका प्रशासनिक सूझबूझ, दूरदर्शिता और नेतृत्व की क्षमता को लगभग प्रत्येक भारतीय गौरव के साथ याद करता है, स्मरण करता है। आपको 15 वर्षों का वैश्विक अनुभव है IT प्री सेल्स में, और मैं चाहूँगा कि मुझे और हर्ष के साथ ही बताते हुए अच्छा लग रहा है। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चीन यात्रा के दौरान गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन की उपस्थिति में आपने गुजरात में स्मार्ट शहरों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कराने के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य किया। वह एक नए युग की शुरुआत थी, और मैं चाहूँगा कि यहाँ बैठा प्रत्येक छात्र, जो एक सुंदर PPT हमारे सामने उपस्थित है, ड्राइविंग इंडियाज़ इकोनॉमिक्स एंड
सिक्योरिटी एजेंडाज़ पर जो ये प्रस्तुत करेंगे, हम सभी उससे कुछ सीखें। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और मैं कंटिन्यू करूंगा जो प्रदीप जी और शहरी जी ने आपके साथ साझा किया, तो एक पीपीटी के माध्यम से। तो ये है कि अभी अभी मैं एक स्टार्टअप को मेंटर कर रहा हूँ जो नैस्डैक में सेलेक्ट हुआ। अब मैं नैस्डैक के एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है उनका वहाँ पे। और हमारी भारत की टेक्नोलॉजी को इतना सराहा गया कि मुझे एक मंच में बोलने का मौका दिया गया, जिसमें जॉर्ज बुश और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मुझे अपनी भाषा पे गर्व या उसकी शक्ति तब पता लगी जब 2004 में मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम किंग्स कॉलेज लंदन में इम्प्लीमेंट करा। उसमें पता लगा कि आप वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू अगर एन्क्रिप्शन करते हैं तो आपको 8 से 18% कम कंप्यूट पावर लगता है, और एन्क्रिप्शन की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 32% बढ़ जाती है। तो आज जो पूरा विश्व कंप्यूट जीपीयूज़ के लिए लड़ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा खजाना है जिसको हम अंडर यूटिलाइज या यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो है हमारी वैदिक मैथमेटिक्स। जब मैंने 2004 में इसमें शोध किया और ये कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया, तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको आगे और पढूं और जानूं। तो मुझे पता लगा कि इसके काफ़ी डिटेल्ड जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जर्मनी चले गए हैं। और 2004 में ही जर्मनी के कुछ विश्वविद्यालय तकरीबन 98 संस्कृतविद को भारत से जर्मनी में ले जा चुके हैं, और वो ट्रांसलेट करवा रहे हैं अपनी भाषाओं में और डिजिटल उसमें लिपीस में। तो ये हमारी भाषाओं की या हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग काफ़ी उसको रियलाइज़ नहीं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको ओन कर रहे हैं। तो एआई का युग है, तो हमारा ये जो स्टार्टअप है, हमने एक एआई में पेटेंट लिया जिसमें हम मशीन्स की वीडियो साउंड, मतलब आवाज़ सुन के और वाइब्रेशन सुन के उसमें क्या फॉल्ट या दिक्कत है वो बता लेते हैं। इसको हमने पेटेंट कराया। ये भारत में ही नहीं, जर्मन गवर्नमेंट ने इसको सेलेक्ट करा। अब यूरोपियन यूनियन एक प्रोजेक्ट है स्मार्ट फैक्ट्री का, जिसमें जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस कमांड भेजते, आप ऐसे उस फैक्ट्री को वॉइस कमांड भेज सकते हैं कि मुझे कल शाम को 5 बजे 10 मर्सिडीज चाहिए, 5 ब्लू कलर की, 5 रेड कलर की, और रेड कलर की जो है वो 2 सीटर हो। इस प्रोजेक्ट में हमारा एआई इंजन जब वो कार का वैगन या ढांचा बन जाता है, तो टेस्ट ड्राइव में वो एआई इंजन जब वो चलती है उसमें फॉल्ट या क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सेलेक्ट हुआ है। पूरे विश्व भर से ये कंपटीशन हुआ था। तो ये एक हमारा, ये हम नोएडा से बैठ के, अगर इसका वीडियो कैसे चल सकता है, ये देखो, ये मेरी टीम नोएडा से ऐसे ही वॉइस कमांड देके, ये जो एक रोबोटिक आर्म है ये जर्मनी में है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। तो आप इसको वॉइस कमांड देके बोल सकते हो कि जो राउंड जो नट्स हैं उसको उठा के दूसरे टेबल पे रखें या किसी मशीन के साथ जोड़ें। ये हिंदी में काम करता है। और इससे ये हमारा एक इवेंट में जिसमें जर्मनी में हुआ था, इसमें 2 रॉबोट्स बात कर रहे हैं। And it recognizes a trash can, a water bottle, crumbled paper, should be trash. I guess that also depends on which country you're in. But then तो इसमें क्या है कि 2 रॉबोट्स, जैसे रोबोटिक आर्म्स है, ये कचरा बीनने या कचरा को सेग्रीगेट करने का काम करता है। तो आप अगर उसको रोबोट को वॉइस मैसेज देंगे कि जो रिसाइकल बिन है वो जैसे ब्लू या राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में डालें और बाकी जो है लेफ्ट हैंड साइड में डालें, तो आप ये एक कमांड देते हैं, वो दोनों बात करते हैं रोबोटिक आर्म्स, और फिर वो सेग्रीगेट करते हैं। तो
टेक्नोलॉजी हमें ऐसी जगह यूज़ करनी है जो काम हमें पसंद नहीं है करना, ना कि जो काम ह्यूमंस को पसंद है, लिखना या म्यूज़िक बनाना। और इसका एक आपके ये जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। आप अगर देखिए हमारे हर शहर के बाहर जो ढेर लगे हैं कचरे के, या हमारे बॉर्डर एरिया में, उसको ठीक करने में या उसमें काम करने वाले ज़्यादातर पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन नहीं होती। वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए लोग होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कोई भी जॉब चाहिए। तो इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। ऐसी जगह हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जो कि ना सिर्फ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करे, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ये काफ़ी एक संवेदनशील इशू बन सकता है। ये मर्सिडीज़ का एक रोबोट है जिस पे आप कमांड देते हो और वो पूरे मशीनों के साथ जोड़ता है खुद। And so instead of putting fixtures in the environment, instead of complicating the workspace that the people were working in previously, the robot's able to pick up the parts and put these together. And with more training data, with more work in the future, the robot will become much more flexible and be able to handle a larger diversity of these parts. So you might be the lucky one to get this. तो ये एक यूरोपियन यूनियन रोबोटिक फोरम था जिसमें हमारा सॉल्यूशन ये सेलेक्ट हुआ था। ये वाला जो है वो सिर्फ मर्सिडीज़ का सॉल्यूशन था, पर ये भविष्य है। क्यों हमें अपनी लैंग्वेजेस में काम करना चाहिए? क्योंकि ये मशीनें जो आपके घर में हैं या आपकी फैक्ट्रीज़ में हैं, वो आपके वर्कर्स के साथ तभी कम्युनिकेट कर पाएगी जब वो रीजनल लैंग्वेजेस समझे। मराठी में या बंगाली में अगर आप मशीन्स को कमांड दे सकते हो, तभी वो वर्कर्स के साथ काम कर पाएगी। उसके लिए हमें अपना डिजिटल डेटा सेट और अपना जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिस पे काम चल रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ हमें अडॉप्ट करने चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस भी जितने भी भारतीय हैं, जैसे प्रदीप सर कह रहे थे कि हमें अपनी एप्लीकेशंस यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैप में भी आप गूगल यूज़ करते हो, हमारा मैपल इंडिया का एक प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करो। तो इससे ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा, इसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आज भारत एक डिजिटल उपवास ले ले व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से, तो उनके 30 से 35% शेयर का वैल्यू गिर जाए। तो इसके आने वाले समय में क्या, ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि एआई कैसे इम्पैक्ट करेगी। ये एक फ्यूचर फार्म है जिसमें एक फार्मर या किसान महाराष्ट्र में बैठ के मराठी में अपने इस फार्म को कमांड दे सकता है कि खेत नंबर 2 में आप पानी छोड़ दीजिए, खेत नंबर 3 में आप ये खाद डाल दीजिए। तो ये तभी संभव है जब हम ये लैंग्वेज मॉडल्स अपनी मशीनों को सिखाएं, और ये तब होगा जब हमारे लैंग्वेज हमारे कंट्रोल में रहे। अभी क्यों अमेज़न 35 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, और गूगल ने 15 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन का किया है? क्योंकि भारत में अगले 5 साल में जो 75% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज वाले होंगे। ये हमारी पावर है, पर ये पावर ऐसी है, जैसे अभी प्रदीप सर कह रहे थे कि हम सब व्हाट्सएप पे जितनी मर्जी अंग्रेजी में बात करें, पर जब हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हमारी भाषाएं भी हमारे नाना नानी या दादा दादी जैसे हैं, पर बशर्ते वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम ना कर दें, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही अगर हमारी लैंग्वेज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा तो हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी। और कल के सत्र में भी एक सज्जन ने बोला था कि गूगल के जो पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 2030 तक डिजिटल इकोसिस्टम में जो टॉप भाषाएं रहेंगी उसमें अंग्रेजी का नाम नहीं था, सिर्फ मैंडरिन पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हिंदी। पर अगर आप देखिए, हम मैंडरिन जो है सिर्फ उपयोग नहीं कर रहा, उसका कंट्रीब्यूट और उससे अपनी एप्लीकेशंस बना रहा है। हम सिर्फ एक मार्केट रह गए हैं।
अगर आप यूट्यूब में या बाकी सोशल मीडिया में 0.1% हमारा कंटेंट क्रिएट करते हैं हम, बाकी सिर्फ उपभोग कर रहे हैं हम, तो उसका आगे अब ये एक स्टार्टअप है जो आपके मतलब म्यूकस से, जैसे आप किसी को टीबी है, अगर आप कैमरे से, मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींचें तो वो 90% तक वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये टीबी है कि नहीं आपको। ये पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में जो हमारे हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वैसी है तो उनको प्रोवाइड कर सकती है। और अगर उनके रीजनल लैंग्वेजेस में आप उनको समझाएं कि इसके ऐसे ऐसे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, मतलब भारत के गांव तक ये पहुंच जाएगा। ये एक डिफेंस का एआई बॉम्बर है जिसको आप कमांड दे के छोड़ सकते हैं कि यहाँ लोकेशंस पे आपको बॉम्ब करना है। इमेजिन करिए कि इसमें जो डायरेक्शन दे रहा है वो कन्नड़ में दे रहा है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो बंगाली में कर रहा है, तो हमारे जो आप कह लीजिए जो हमारे दुश्मन भी है उसको एनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पावर है। लोग जनरेट कर रहे कोड, लैंग्वेजेस हमारे पास ऑलरेडी है। और लास्टली मैं कहूँगा, जैसे गुप्ता सर ने भी कहा कि नासा हैज मेड एन इनक्रेडिबल डिस्कवरी दैट संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूट एंड कंप्यूटर साइज एल्गोरिदम डेवलपमेंट, पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम देखिए, ऑल्दो हमारी सरकार बना रही है भाषणी ये, पर क्या हम ओन करते हैं? क्या गूगल माइक्रोसॉफ्ट को हमने ठेका दे दिया हमारी लैंग्वेजेस का? क्या वही शब्दकोश डिफाइन करेंगे? क्या ऑक्सफोर्ड की तरह हमारे पास कोई ऐसी संस्थान है जो चैलेंज करे कि भैया ये शब्द आपने कैसे इंक्लूड कर लिया हिंदी में? तो एम्पावर इंडियन लैंग्वेजेस एंड इट विल एम्पावर इंडिया। दैट्स इट। थैंक यू। हृदय से आभार श्री प्रसून शर्मा जी का, जिन्होंने तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के महत्व को इस महत्वपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया है। मैं इस सत्र में समस्त मानित सदस्यों का, वक्ताओं का, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित समस्त संयोजक सहित मैं संचालक डॉक्टर विवेक शर्मा हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। यहाँ श्रोतागण जो उपस्थित हैं उनका हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ और औपचारिक सत्र की समापन की घोषणा करता हूँ। अगर कोई किसी के क्वेश्चंस 5 मिनट के अंदर, हाँ, नहीं, हम ऐसा करते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में इतने वरिष्ठ आप सब लोगों को गाइडेंस देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, नॉलेज देने के लिए आप हैं। और हम जो हैं, और वो स्वयं कह रहे हैं कि आप पूछिए, तो एक बार तो हम जितना उनका स्वागत और अभिनंदन करें कम है, लेकिन हम वो 2-4 मिनट कह रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बहुत इम्पोर्टेंट बात वो कह रहे हैं। हम 10 मिनट का समय इस बात के लिए रखते हैं कि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कृपया अवश्य पूछें। तो आप में से किसी को और संकोच ना करें। आप ये ना सोचें मैं छोटा हूँ, मैं कैसे कहूँगा। वो आए इसीलिए हैं। आज ये आपका इंटरैक्टिव सेशन है। इस बीच में एक मैं विशिष्ट परिचय, एक सेकंड, एक प्रश्न आया है हमारे नीलम पास। जी, डॉक्टर नीलम राठी जो अदिति कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो हमारे बीच में है। एक बार उनका स्वागत करें। नीलम जी इधर आइए मेरे पास प्लीज। हाँ, तो आप लोगों से अनुरोध है कि, और जो वरिष्ठ भी हैं हम में से, मान लो सजन जी हैं या बाकी लोग हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बात रख सकते हैं, है ना? नहीं कोई, हाँ माइक बटन दबा ले लो बेटा, कोई बात नहीं। सर मेरा नाम प्रिया शर्मा है एंड मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज से हूँ। बाकी बच्चे चारों तरफ। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे आपने हिंदी की महत्वाकांक्षा को बताया है, तो हम नागरिकों के प्रति नागरिकों के अंतर्गत इसको कैसे समाहित करें? नागरिकों के अंतर्गत इसको कैसे समाहित करें कि हिंदी की महत्वाकांक्षा और भाषाओं से अधिक है? एक सेकंड सर।
मुझे लगता है कि एक बार आप प्रश्न ले लो, आप भी, अगर आपको मेरा वो ये रहेगा। लीजिए। हाँ बोलो। हाँ नमस्ते सर, मैं इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ। हम अभी मास्टर्स कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मैं अपना फ्यूचर देखूँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि एकेडमिक्स है, और मैं इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जाऊँ, लेकिन टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स का इंटीग्रेशन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि इन फ्यूचर में कैसे अडॉप्ट करूं, कैसे लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी को दोनों को साथ में लेके जा सकूं। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? थैंक यू। शाबाश, दोनों प्रश्न बड़े अच्छे हैं। और कोई? हाँ। मेरा नाम अन्नू है, मैं जेएमसी कॉलेज से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, पर हिंदी को कम क्यों रखा जाता है? ठीक है, थर्ड। हाँ शाबाश। नमस्कारम, मेरा नाम पल्लवी तिवारी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी स्टडीज़ से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे पास विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं जिसमें डायलेक्ट है, तो हमें अलग अलग जगह पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे अगर हम कुआं बोलें तो कुआं को इंग्लिश में वेल बोलते हैं, बट अगर हम मराठी में जाएं तो वहाँ पे जो टेक्स्ट है वहाँ पे कुआं का मतलब लेक होता है। तो टेक्नोलॉजी ये कैसे इंश्योर करेगी कि ये सारे डिफ्रेंसिएशन वो समझ पा रही है जब एक लोकल पर्सन बात कर रहा है? तो शाबाश। और कोई आखिरी प्रश्न, फिर सर अगले 4-5 मिनट में सब प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश। और कोई प्रश्न हो तो बताओ। कोई घबराइए मत, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप चारों के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कोई हम में से वरिष्ठ भी अगर कोई पूछना चाहे तो उसका भी स्वागत है। जी सर, हाँ। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैं प्रोवोक कर रहा था आपको कि मेरे घर में जैसे एलेक्सा है, तकनीकी आ गई, तो एलेक्सा पर हम गाना लगा देते हैं, बच्चों की कहानियाँ लगा देते हैं। लेकिन एक दिन मेरी बेटी बहुत परेशान हुई कि एलेक्सा मुझे गाना सुनाओ, तो बच्चों की जो तुतली बोली है तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। तो वो बहुत गुस्सा हो रही थी कि एलेक्सा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है, और हमारे पेरेंट्स की बात तो बहुत आसानी से समझ लेता है। तो इसमें हम क्या एक नया जोड़ सकते हैं, कोई आयाम, कि वो बच्चों की दृष्टि से भी तकनीकी और भाषा का समावेश किया जा सके? बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि इसको सोशली जो है किस तरह से इसकी एक्सेप्टेंस हो सकती है। इसके लिए बिल्कुल मतलब एक तरह से एक मिशन करना होगा, एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जो बदलाव जो मैंने कहा कि इंग्लिश फर्स्ट से भारतीय भाषा प्रथम, जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होता, और माइंडसेट चेंज करने के लिए एक जनरेशन लग जाती है, पूरे का पूरा जो है, मतलब ये नहीं है कि ओवरनाइट ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग जब तक अपनी मानसिक ये चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है ये प्रॉब्लम रहेगी। और इसके अंदर सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहेगा। और अब जिस तरह की एप्स आ रही हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब एरियाज़ के अंदर आ रही हैं। तो इन एरियाज़ के अंदर जो मूलतः भाषा होगी वो भारतीय भाषा होंगी। तो इसलिए ये टाइम मेरे ख्याल में सही है कि जब हम ये एक जो बदलाव है उसको लाने की कोशिश करें। दूसरा आपने पूछा था कि एकेडमिक्स जो है बस वही एक ऑप्शन बचा है, और लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी को किस तरह से साथ में लाया जा सकता है। मैं दो सवालों का एक साथ में जवाब देना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि अगर बच्चा तुतला रहा है तो उसको किस तरह से समझ सकता है। डायलेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग भाषाओं के अंदर भी हैं। अगर आप फ्रेंच देखें तो उसके अंदर भी डायलेक्ट्स होंगे। अगर आप इंग्लिश देखें तो जिस तरह की अमेरिकन्स बोलते हैं और जिस तरह की स्कॉटिश बोलते हैं और जिस तरह की इंग्लिश बोलते हैं उस सब में भी फ़र्क है। और वहाँ पर भी एक एक शब्द का जो है अलग अलग उसका जो है मीनिंग हो सकता है। कि वेल जो है वो
कुआं भी होता है और वेल का मतलब होता है कि आई एम वेल, राइट। तो वो सब तरह की चीज़ें हर भाषा के अंदर ये शब्द इस तरह के आपको मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो है इनका सोल्यूशन निकालती है। जब कोई भी वर्ड होता है अपनी भाषा के अंदर, तो उसका कॉन्टेक्स्ट देख के कि उसके आसपास में कौन से क्या उसका संदर्भ है, उससे पता लगता है कि ये जो है आप वेल कौन से की बात कर रहे हैं। डियर आप बोल रहे हैं तो डियर जो है माय डियर वाली बात कर रहे हैं, या जो डियर जो जंगल में भाग रहा है उस डियर की बात कर रहे हैं। तो ये, या महंगाई का डियर वाले की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी ही उस तरह के सॉल्यूशंस निकालती है। तो ये कहना कि भाषा के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो खाली एकेडमिक्स से और टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, तो ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हमको निकालने पड़ेंगे। फिर एक एक्चुअली मैंने 3 सवालों के साथ साथ जवाब दे दिए। डायलेक्ट्स के ऊपर भी मैंने जवाब दे दिया, और आपका और एक ये था कि हिंदी जो है वो इधर से आपका सवाल आया था कि जरा रिपीट करेंगे उसको कि क्या आपने बोला था, दोबारा जो हिंदी है वो स्कूल्स में जो होता है वहाँ पे 9th या 10th तक पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। फिर और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है वहाँ पे भी जो हिंदी को लेकर काफ़ी वो होता है, मैं वो पूछना चाहती हूँ। और बाकी आसपास के इलाके सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह की ये विचारधारा है कि जो हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में ही हो सकती है। अब बदलाव आ रहे हैं, जैसे IITs के अंदर अगर आप एग्ज़ाम लेना चाहें तो आप किसी भी भाषा में नीट का एग्ज़ाम जो है वो आप अलग अलग भाषाओं के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये एक हमारे मन में ये है कि जब तक हम लोग इंग्लिश के अंदर वहीं पे हायर एजुकेशन होगी, वरना जो है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़ी गलत धारणा है और इसको बदलना ज़रूरी है।